हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, लेट्स स्टार्ट। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। लेट्स फिनिश ऑफ दिस छोटू सा पार्ट जो आपके कॉन्ट्रैक्ट टैग का बच गया था, सो दैट वी कैन मूव अहेड टू आर ऑलमोस्ट द फाइनल पोर्शन, दैट इज कंपनी लॉ, जिसके अंदर अपन लोग पहले लास्ट चैप्टर करेंगे और फिर थर्ड वाला चैप्टर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बच्चे, अपन लोग क्या पढ़ रहे थे? अपन लोग सर हम लोग है ना डिस्चार्ज पूरा खत्म कर चुके थे, डिस्चार्ज हो गया था। अब हम रेमेडीज पढ़ रहे थे। सर हम रेमेडीज में क्या पढ़ रहे थे? सर हम एक्चुअली रेमेडीज में पढ़ रहे थे कि क्या क्या रेमेडीज हो सकती है। जैसे हमने कैंसिलेशन की बात सर पूरी सिखा ही दी थी, सूट फॉर डैमेजेस सर पूरा सिखा ही दिया था, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सर पूरा सिखा ही दिया था। अब आप इंजेक्शन उर्फ इंजंक्शन एंड क्वांटम मेरिट सिखाने वाले थे और रेमेडीज खत्म हो जाने वाली थी। तो हम क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं बच्चा लोग? आ जाओ कर लेते खत्म जल्दी से स्क्वायर। नाउ द फर्स्ट वर्ड इज सूट फॉर इंजंक्शन। अब बेटा जब अपन सूट फॉर इंजंक्शन की बात करते हैं, इंजंक्शन का मतलब क्या होता है? देखो तात्या तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, जो ये आप आलतू फालतू हरकतें हैं और जो आलतू फालतू डायलॉग आप देखते आ रहे हैं, तो ये जो सूट फॉर इंजंक्शन होता है ना, ये सबसे पहली बार वहां देखने को मिला था। ये सूट फॉर इंजंक्शन सबसे पहले वहां देखने को मिला था। जैसे कि आपके साथ अगर आपकी प्रॉपर्टी के साथ कुछ गलत हो रहा है और आपको लगता है कि चाहे मतलब आई एम सेइंग दिस प्रॉपर्टी इज माइन, चाहे ये मेरी है या नहीं है, चाहे तेरी है, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, ठीक है तेरी है ना, तू रख। पर हमको तेरे से क्या चाहिए ना बच्चे, कि जब तक कोर्ट इसको ऑर्डर नहीं कर देती कि ये किसकी प्रॉपर्टी है, तू जो भी इसके साथ कर रहा है ना उसको रोक। तो इंजंक्शन मतलब ऐसा इंजेक्शन की तरह आता है जो स्टे कर देता है। बचपन में कभी अगर आपका पेट खराब होता था, आपको लूज मोशंस होते थे और दवाइयों से आपका भोकाल नहीं रुकता था, तो आपको मम्मी बोलती चल बेटा एक बार डॉक्टर को दिखा देते हैं, वो अच्छी वाली दवाई लिख देगा, इंजेक्शन नहीं लगाएगा पक्का, प्रॉमिस। फिर वहां जाके है ना, बेवफा 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 निकली है तू, वो जो होता था ना आपके साथ, जब मम्मी आके आपका पिछवाड़ा डॉक्टर के आगे कर देती, ठोक इंजेक्शन एक, तो वो वाला जो सीन होता था उसको आप क्या बोलते थे कि जैसे इंजेक्शन लगता है डॉक्टर बोलता था अभी रुक जाएगा, ऐसा कैसा। उसके बाद इतनी बुरी हालत होती थी कि हम सुबह जाके भगवान को हाथ जोड़ते थे कि या तो जान निकाल दे नहीं तो नान निकाल दे। तो जो वो वाली हालत होती थी ना उसको बोलते थे हम स्टे। स्टे मतलब रोकना, वही होता है इंजंक्शन। इंजंक्शन मीन्स स्टे ऑर्डर, दैट इज टू स्टॉप, दैट इज टू स्टॉप। अब दैट इज टू स्टॉप में इसका मतलब क्या हुआ? इंजंक्शन एक्चुअली एक ऑर्डर होता है कोर्ट का जो आपको रिस्ट्रेन यानी कि रोकता है। किसको रोकता है? जिस पर्सन के खिलाफ इंजंक्शन आया है फ्रॉम डूइंग अ पर्टिकुलर एक्ट, कि भैया आप ये काम नहीं कर सकते। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मैंने मेरी प्रॉपर्टी विकास सर को गिरवी रख दी, मैंने कहा सर मैं आपको पैसे दूंगा और आप ये प्रॉपर्टी ले लेना। अब मेरा कहना है कि मैंने आउटसाइड द बैंक मैंने उनको पेमेंट किया है, विकास सर का कहना है कि नहीं कोई पेमेंट नहीं आया, तो इस केस में हो गया झगड़ा। अब विकास सर कह रहे हैं मैं तो प्रॉपर्टी बेच रहा हूं, मैं कोर्ट के सामने गया, मैं कहा सर अगर मैं प्रूव कर पाया कि पैसे मैंने दिए तब तो ये प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी ना, पर सर वो तो पहले ही बेच देगा, जब तक मैं प्रूव करूं। एक बार के लिए सर एक स्टे ऑर्डर देकर उनको रोक तो दो। तो कोर्ट मेरे फेवर में क्या पास करती है? स्टे ऑर्डर, और उनके अगेंस्ट में ऑर्डर आता है स्टे ऑर्डर का कि भैया आप रुकें। वेयर द डिफेंडेंट इज डूइंग समथिंग विच ही प्रॉमिस नॉट टू डू, देन द इंजर्ड पार्टी। अगर अच्छा देखो बच्चे, डिफेंडेंट कौन होता है? जिसके खिलाफ अपन केस कर रहे हैं। मैं जो केस फाइल कर रहा हूं वो कंप्लेनेंट होता है, जिसके खिलाफ केस फाइल किया है वो खुद को डिफेंड करेगा। तो अगर जिसके खिलाफ हमने केस फाइल किया है वो कुछ गलत कर रहा है जिसकी वजह से मेरे को इंजरी हो सकती है, देन आई विल गेट अ राइट टू फाइल अ सूट फॉर इंजंक्शन। तो मैं क्या कर सकता हूं? एक इंजंक्शन के लिए अप्लाई कर सकता हूं, और अगर इंजंक्शन मिल गया तो विकास सर कुछ भी नहीं कर पाएंगे, उनको रुकना पड़ेगा। ठीक है। Now where there is a breach of contract by one party and specific performance is not possible, court may grant injunction। तो मान लीजिए अगर एक बार, अब याद रखना इंजंक्शन कब आता है? एक्चुअली इंजंक्शन आता है जब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दिया जाता। कंपलसरी नहीं है पर आपके मॉड्यूल में बोला है तो इसको ऐसे ही रख लो। आगे जब अपन JIGL पढ़ेंगे ना तो मैं आपको एक्चुअली इंजंक्शन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में मेजरली कहाँ फर्क होते हैं उसको समझाना, मतलब 1-2 घंटे का काम है, तब अपन करेंगे इसको आराम से डिस्कस। अभी के लिए सिर्फ बच्चे इतना से याद रख लो कि देखो सबसे अच्छी रेमेडी क्या है कि जो चीज जो वादा किया था निभाना पड़ेगा। आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर दो, चुप करके मेरी प्रॉपर्टी मुझे वापस दे दो। पर अगर कोर्ट को लगता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं है तो वो नेक्स्ट स्टेप क्या फॉलो करती है कि एक बार के लिए इंजंक्शन दे दे। अब बच्चे ना इंजंक्शन में भी 2-3 तरीके के इंजंक्शन होते हैं। आप एक टेम्पररी इंजंक्शन बोलते हो, परपीचुअल इंजंक्शन बोलते हो। ये सारी चीजें अपने मॉड्यूल में नहीं है तो इसीलिए अपन उसको हाथ नहीं लगा रहे हैं। जबरदस्ती आपको बक करके कोई फायदा नहीं है, ये बहुत है। पर राजा यहाँ पे एक MCQ हो सकता है। अगेन इंजंक्शन मांगना आपका राइट नहीं है, कोर्ट का डिस्क्रिशन है, उनको लगेगा तो देंगे, नहीं लगा तो नहीं देंगे। तो इसीलिए अगर आप ढंग से देखो तो इन्होंने लिखा है द कोर्ट मे ग्रांट। मे का मतलब होता है जरूरी नहीं कि कोर्ट ग्रांट करे, अगर कोर्ट को लगता है तो करेगी, नहीं लगता तो नहीं करेगी इंजंक्शन ग्रांट। लास्ट
रेमेडी इज क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट का मतलब क्या होता है? क्वांटम मेरिट का मतलब होता है एज मच एज अर्नड, एज मच एज अर्नड। अब बच्चे व्हाट डू यू मीन बाय एज मच एज अर्नड? एज मच एज अर्नड का मतलब होता है कि आई एम जस्ट कोटिंग एन एग्जांपल फॉर यू। लेट्स से आई विल गिव यू 2 एग्जांपल्स, आप मुझे बताना कि इन दोनों एग्जांपल में कहां पॉसिबल हो पा रहा है। मैंने मेरे इस रूम को पेंट करने के लिए बुलवाया, मेरे इस रूम को पेंट करने के लिए बुलवाया, ठीक है। पेंटर आया तो पेंटर ने बोला 4 वॉल्स हैं, मैं इसके 10,000 रुपये लूंगा, और ऊपर टेरेस यानी कि सीलिंग है उसके मैं 500 रुपये लूंगा। टोटल बिल 10,500, खत्म। मैंने कहा ठीक है। पेंटर ने पेंट करना स्टार्ट किया, इसमें पेंट का सामान वामान सब वही लाएगा, मेरे को उसको 10,500 रुपये देने हैं। उसने स्टार्ट किया, उसने 2 वॉल पेंट किए, उसने 2 वॉल पेंट किए। मैंने कहा हट, कितना गंदा पेंट करता है, इससे अच्छा तो मेरा सगा भाई कर ले अच्छा पेंट, इतना घटिया पेंट करता है, मैं भागे से नहीं करवाना तेरे से पेंट, भाग। मैंने कॉन्ट्रैक्ट बीच में ही कैंसिल कर दिया, मैंने कॉन्ट्रैक्ट बीच में ही कैंसिल कर दिया। वो पेंटर बोल रहा है यार सर मैं तो अग्रीव पार्टी हूँ, मैं तो कलर खरीदा है, सब कुछ खरीदा है, ये थोड़ी बात होती है, मैं तो अग्रीव्ड हूँ। मैंने बोला भैया कुछ भी हो जाए मैं नहीं करवा रहा काम। सो अब यहाँ पे पेंटर जो अग्रीव पार्टी है वो क्या बोल रहा है कि सर सुनो एक काम करो, आपको मेरा काम पसंद नहीं आया, शायद तक मैं अच्छा काम नहीं करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, पर सर जो मैंने किया है उतने का तो पैसा दे दो। अगर 4 वॉल का मैं 10,000 ले रहा था तो 2 वॉल का कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां पे आ गया सर 5,000 रुपए। तो वो बोल रहा है सर 5,000 का काम तो मैंने कर लिया है, एटलीस्ट पे मी एज मच एज आई हैव अर्नड, एज मच एज आई हैव अर्नड। तो ऐसे केस में इस रूल को आप कहते हो सूट फॉर क्वांटम, यानी कि जितना मैंने कर लिया है उतना दे दो, मेरिट, क्वांटम मेरिट। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, मेरे को नहीं लगता आपको इसमें तकलीफ आएगी। पर बच्चे अब एक चीज समझना, इसी जगह पे मैं एक हेयर कट कराने गया था, उसने ना मतलब अभी तक 50% ऑफ द हेयर कट ही हुआ होगा, और पता नहीं क्या कर रहा था, घास काट रहा था एकदम, मुझे ऐसा लग रहा था मेरे सर पे कोई घास चलाने वाला रोल चला रहा है। मैंने बोला भैया रोक दो, मेरे नहीं कराना, आपसे ज्यादा घटिया हेयर कट मैं नहीं करवाऊंगा। अब एक बात बताओ, यहाँ पे वो मेरे को ऐसा बोल सकता है कि तेरे आधे बाल तो काट लिए, आधे बाल कटिंग का पैसा दे दे। मैंने कहा अबे ये काम सेपरेबल है, ये काम को अलग अलग करके देखा ही नहीं जा सकता, इसका कोई पेमेंट नहीं है। तो क्वांटम मेरिट भी कब मिलता है, जब वर्क को डिवाइड किया जा सके और उसे अलग अलग तरीके से देखा जा सके कि हाँ इतना काम तो परसेंटेज वाइज हुआ है तो पेमेंट कर दिया जाए। तो हर जगह पे क्वांटम मेरिट नहीं मिलता है। सो क्वांटम मेरिट का मीनिंग होता है इट मीन्स दैट द पेमेंट इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन, जितना काम आपने किया उसका पैसा। इट मीन्स एज मच एज इज अर्नड, जितना आपने कमा लिया है उतना पैसा आपको दे दें। क्लेम ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम मेरिट इज अलाउड व्हेन कॉन्ट्रैक्ट हैज बिकम इम्पॉसिबल। अब क्या हो गया ना, कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया है करना, तो हम बोलते हैं कि भाई एटलीस्ट जितना हो गया उतने का पेमेंट कर दो, और बिकम वॉइड आफ्टर सम परफॉर्मेंस, या तो अब इम्पॉसिबल हो गया है, आपने थोड़ा बहुत परफॉर्म कर दिया था। सो वन पॉइंट टू रिमेंबर इन क्वांटम मेरिट इज दैट द पेमेंट कैन ओनली एंड ओनली बी डन, दैट द पेमेंट कैन ओनली एंड ओनली बी डन if there has been some kind of performance. If there has been no performance, there cannot be a suit for quantum merit. So it is very important that कुछ तो performance हुई हो और अभी तक खत्म ना हुई हो, क्योंकि पूरा परफॉर्मेंस हो गया तब तो क्वांटम मेरिट की बात ही नहीं, तब तो अपन पूरा पैसा लेंगे। सो व्हेन कैन द क्लेम ऑन क्वांटम मेरिट अराइज? क्लेम ऑन क्वांटम मेरिट इज अलाउड बाय पार्टी नॉट एट फॉल्ट इन फॉलोइंग सिचुएशन। कब कब देखो, कब कब हम लोग क्वांटम मेरिट अलाउ नहीं करते। पहला, व्हेन वन पार्टी प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो, अभी मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पे समझाया था कि कौन सी चीज सेपरेबल है कौन सी नहीं है। अभी क्या बोल रहा है ना, द पर्सन इज विलिंग टू डू द वर्क, पर आप उसे करने नहीं दे रहे हो, आप उसको गलती बता रहे हो, बोल रहे सर मैं इसको सही करके देता हूं, कोई दिक्कत नहीं मैं करेक्ट कर देता हूं, पर आप उसको फिर भी नहीं करने दे रहे हो। तो हो क्या रहा है, एक्चुअली मेरे और एक पेंटर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और मैं जान पूछ के उसको प्रिवेंट कर रहा हूं काम करने से। सो व्हेन वन पार्टी प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो यहां पे क्या हो रहा है, सो क्लेम ऑन क्वांटम मेरिट इज अलाउड बाय पार्टी नॉट एट फॉल्ट इन फॉलोइंग सिचुएशन। जब एक जना रोक रहा था,
वेयर द कॉन्ट्रैक्ट हैज बिकम वॉइड बिफोर कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कंप्लीशन से पहले ही वॉइड हो गया तो जितना कर लिया उतना तो दे दो। वेयर अग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड, आगे चल के पता पड़ा कि एग्रीमेंट क्या है, वॉइड मतलब पहले से ही खराब था, भाई जितना खराब था पर जितना हुआ उतने का पैसा तो दे दो। क्लेम ऑन क्वांटम मेरिट इज अलाउड बाय पार्टी एट फॉल्ट इन फॉलोइंग सिचुएशन। अब देखो मैंने बताया था, इफ द डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट इज पार्टली परफॉर्म, कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइड किया जा सकता है और आपने कुछ पार्ट परफॉर्म किया है। इनविजिबल कॉन्ट्रैक्ट इज परफॉर्म कंप्लीटली बट बैडली, या फिर आपने परफॉर्म तो किया बट इज परफॉर्म कंप्लीटली बट बैडली, आपने अच्छे से नहीं किया, तो सामने वाला बंदा बोल रहा है कि नहीं आपने काम अच्छे से नहीं किया तो मैं नहीं दूंगा पैसे। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरा शेफ आता है 30 दिन आता है खाना बनाता है, यार पिछले 15 दिन से उसकी सैलरी कितनी बता दूं, मेरे शेफ की सैलरी 10,000 रुपीज़ है, वो आता है और अच्छा मेरे है ना, अच्छा मैं रियली बता रहा हूँ मेरे शेफ का बिल्कुल फिक्स है, मतलब मेरी डाइट है ना, मतलब आई हैव द मोस्ट प्रिडिक्टेबल डाइट वन कैन एवर ईट, मतलब आई एम अ प्योर वेजिटेरियन, आई हैव मतलब यार मतलब भगवान की दया से, मतलब आप अगर मेरा डाइट देखोगे, मैं शराब नहीं पीता, मैं सिगरेट विगरेट कुछ नहीं पीता, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। तो मैंने उसको बोला भैया देखो मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ और मुझे थोड़ा सा डाइटिंग करना है, तो उसको फिक्स है, उसको पता है, वो सुबह आता है, वो मेरे लिए एक ओट्स से कुछ ना कुछ हमेशा कुछ नया बनाता है, कभी ओट्स के पोहे बना देगा, कभी ओट्स का सम तवा रोटी पता नहीं कुछ तो बनाता था ओट्स से। दिन में जब वो आता है तो उसे पता है कि उसे एक ग्रेवी वाली पनीर की सब्जी बनानी है, अभी मैं कार्ब्स नहीं खाता हूँ तो वो सिर्फ उसको पनीर की सब्जी बनानी है, और रात को उसको वापस से जब वो आता है तो सोए पनीर एंड हल्के छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को ऐड करके एक फूड बनाता है। दिस इज फिक्स विच आई हैव टोल्ड हिम टू डू इट फॉर मी, वेरी सिंपल एंड इट हार्डली टेक्स हिम 1 hour फॉर द एंटायर डे मेरा सारा काम करने के लिए, और खाली इस चीज़ के लिए मैं उसको मंथली 10,000 रुपये देता हूँ। अब पिछले 15 दिन से ना साला आता है, खाना इतना पैथेटिक बना के जाता है, कुछ भी बना जाता है। पनीर की मैं उसको क्वांटिटी फिक्स बताता हूँ कि भाई सुबह 100 ग्राम्स है, रात में 150 ग्राम्स है, ऐसे ऐसे हर चीज़ बताता हूँ उसको। और जो लोग अभी अपनी डाइट प्लान बना रहे हैं प्लीज़ मेरे एग्जाम्पल समझिएगा, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा। उसके बाद आखिरी 15 दिन से तो रात रात में आ ही नहीं रहा, खाली दिन दिन में आता है। मैंने कहा भैया ये एक इनविजिबली तूने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म तो किया है बट यू परफॉर्म्ड इट वेरी बैडली, मैं उसकी सैलरी काटूंगा। अब भी सैलरी डालनी है ना 5,000 ही डालूंगा उसको, टू टेल हिम दैट यू हैव नॉट परफॉर्म्ड, मैं सिर्फ उतना ही दूंगा एज मच एज यू हैव अर्नड, दैट्स इट, दिस इज व्हाट इज क्वांटम मेरिट, और कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं। एंड वी डन विथ ऑल द रेमेडीज, वॉज प्रीटी सिंपल, आई एम प्रीटी श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा अपने को। अब यहां से जो अपन पढ़ने जा रहे हैं ना, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं है, ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स है। अब अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। ये लो भैया स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ लेते, बहुत ही सिंपल है। अब अपन पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब अपने को क्या क्या पढ़ना है बताता हूं, इंडेमनिटी पढ़ना है, गारंटी पढ़ना है एंड इंश्योरेंस पढ़ना है, बस यही है आपका अब इस चैप्टर में। और आखिरी में ई कॉन्ट्रैक्ट्स देखने, ई कॉन्ट्रैक्ट्स 5 मिनट का मैटर है, कुछ नया नियम। तो अब अपने को इंडेमनिटी, गारंटी एंड इंश्योरेंस पढ़ना है। मेरे को लगता है कि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए क्योंकि ऊपर बहुत बनते हैं क्वेश्चंस, तो नीचे दे विल आस्क यू लेस, और वैसे भी क्योंकि बहुत ही छोटा सा पोर्शन है अपना तो ज़्यादा हिट नहीं करेंगे इधर से। इंडेमनिटी, गारंटी, इंश्योरेंस से मिला के एक वर्स्ट से वर्स्ट 2 क्वेश्चन, वर्स्ट से वर्स्ट बोल रहा हूँ वरना एक आ गया तो बहुत बड़ी बात है, दैट टू शुड बी अ सिंपल क्वेश्चन। अच्छा अब इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है, अच्छा समझना, अब मैं आपको इंडेमनिटी समझाता हूँ। इंडेमनिटी का मतलब होता है कि भैया मैं आपको अश्योर कर रहा हूं, मैं आपको अश्योर कर रहा हूं आप ये काम करो, और कल अगर इस काम को करने से आपका कोई नुकसान हुआ तो आपके नुकसान को मैं भरपाई करके दूंगा, मैं इंडेमनिटी दे रहा हूं आपको। मैं आपको क्या दे रहा हूं, इंडेमनिटी दे रहा हूं। सो इंडेमनिटी मीन्स अ प्रॉमिस, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं। अच्छा पहले 1 मिनट पहले पार्टीज देख लो बेटा, 2 ही पार्टीज होती है, याद ये एमसीक्यू हो सकता है। इंडेमनिटी में 2 होती है बेटा, गारंटी में 3 पार्टीज होती हैं, लिख लो। इंडेमनिटी के अंदर देयर आर 2 पार्टीज। ऑब्वियसली एक जो इंडेमनिफाई करता है हु इज इंडेमनिफायर, और जिसको आपने इंडेमनिफाई किया है, इट कैन बी इंडेमनिटी होल्डर और इंडेमनिफाइड, बट इंडेमनिटी होल्डर इज अ बेटर वर्ड विच यू यूज। सो पर्सन हु गिव्स द प्रॉमिस टू सेव फ्रॉम लॉस इज नोन एज इंडेमनिफायर। तो जो जिम्मेदारी लेता है कि आपको नुकसान होने से बचाएगा और कल अगर नुकसान हो गया तो उसकी जिम्मेदारी है, उसको आप इंडेमनिफायर बुलाते हो। पर्सन टू हुम प्रॉमिस इज मेड, जिसको आप वादा करते हो कि मैं आपको बचाऊंगा फ्रॉम एनी लॉस, इज नोन एज इंडेमनिटी होल्डर, इज नोन एज इंडेमनिटी होल्डर। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, इंश्योरेंस। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के अंदर इंश्योरेंस कंपनी आपको इंडेमनिटी देती है कि भाई आप गाड़ी चलाओ, अगर कल गाड़ी चलाते चलाते आपका नुकसान हुआ तो आपके नुकसान की भरपाई हम करेंगे टू मेक गुड द लॉस।
आपको अच्छा ऐसे तो नहीं कि आप चलते फिरते कह दोगे कि यार थोड़े पैसे दे दे, मेरे को लग रहा है मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, बाप का राजा है, नहीं ना। सो इंडेमनिटी कब क्लेम होती है? जब आपको एक्चुअली नुकसान हो जाता है। अब ऊपर रीड करते हैं, इंडेमनिटी मीन्स अ प्रॉमिस, प्रॉमिस एज टू व्हाट? प्रॉमिस टू सेव यू फ्रॉम व्हाट? Save the other from loss. Loss by what? Caused by him, by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person. किसी के भी वजह से, चाहे इवन मेरी वजह से आपको कोई भी नुकसान हो तो आपके नुकसान की भरपाई मैं करूंगा. That's it. The question comes to an end. This is as simple as what is a contract of indemnity. Simple है. Now coming down next is rights of indemnity holder. Rights of indemnity holder. अच्छा, हु इज इंडेमनिटी होल्डर? सर, जो हमको इंडेमनिटी देता है वो इंडेमनीफायर होता है, और ये इंडेमनिटी होल्डर मतलब जिसको हमने इंडेमनिटी दी है, जिसको आपने बोला था इंडेमनीफाइड. व्हेन सूड द इंडेमनिटी होल्डर में रिकवर फ्रॉम द प्रोमिसर. तो मान लो आज मैं गाड़ी चला रहा था, मैंने किसी को ठोक दिया, मैं इंडेमनिटी होल्डर हूँ, मेरा इंश्योरर कौन है? एको, तो वो है इंडेमनीफायर. सो एको ने मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस किया हुआ है, ठीक है. सो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल फॉर दिस. आई हैव अ मर्सिडीज सी क्लास. अभी मैं मर्सिडीज लिया तो मैंने ना अभी इंश्योरेंस पूछा कि भैया सबसे अच्छा इंश्योरेंस कहाँ है, तो दे टोल्ड मी कि भैया आपको सबसे अच्छा इंश्योरेंस मिल जाएगा लेट्स से बजाज का. तो मैंने चेक किया तो उसका प्रीमियम था 2,60,000 रुपये. मैं कहा पागल है क्या, 2,60,000 रुपये में गरीब की गाड़ी आ जाती है, मैं नहीं दूंगा. मैं एको में चेक किया, एको में 1,60,000 का था, 1,00,000 रुपये का फर्क. तो मैंने एको से करा लिया. एको ने मुझे इंश्योरेंस दिया, वो इंडेमनीफायर है और मुझे उसने वादा किया है मैं इंडेमनिटी होल्डर हूं. कल मैं, भगवान न करे ऐसा हो, मैं मेरी मर्सिडीज चला रहा था और मैंने किसी को उड़ा दिया, तो ऑब्वियसली मैंने जिसको उड़ाया वो मुझसे पैसे मांगेगा और मैंने उसको पैसे दे दिए. मैंने एक बार तो पैसे दे दिए, पर अब मेरा क्या राइट है? आई हैव व्हेन सूड, मतलब अगर मेरे ऊपर केस हुआ, सो द इंडेमनिटी होल्डर मे रिकवर फ्रॉम द प्रोमिसर. मैं प्रोमिसर से रिकवर कर सकता हूं. वेरी सिंपल. डैमेजेस ही इज कंपेल्ड टू पे. तो जो भी कॉम्पनसेशन मैंने दिया है मैं इंडेमनिटी फायर से मांगूंगा कि भैया आप मेरे को दीजिए. अगर उसने उसके, मान लो मेरे ऊपर कोई केस हो गया और मेरे को लॉयर अपॉइंट करना पड़ा, मेरी जो भी कॉस्ट लगी, क्या मैं वो भी मेरे इंश्योरर से मांगूंगा कि भैया टू मेक गुड द लॉस कॉस्ट ही इज कंपेल्ड टू पे इन डिफेंडिंग द सूट, वो भी कवर हो जाएगा. थर्ड, सम पेड बाय वे ऑफ कॉम्प्रोमाइज. तो मान लो आपने कॉम्पनसेशन दिया, ये बंदा देगा. आपका कोई लीगल सूट में खर्चा आया, ये आपको देगा. अगर मान लीजिए कि आप लोगों ने आउटसाइड सेटलमेंट करके कोई कॉम्प्रोमाइज करने की भी बात की है, तब भी ये आपको मदद करेगा. तो हर चीज आपको देने के लिए तैयार है. दिस इज व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड द क्वेश्चन कम्स टू एन एंड वी आर डन विद इंडेमनिटी. पैक समझ में आ गया, मगज में आ गया. नेक्स्ट अप इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. नाउ व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी मेरे बच्चे? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का मतलब होता है गारंटी म्हणजे काय. गारंटी का मतलब होता है, ये देखो, अब एक चीज याद रखना, गारंटी में पार्टीज होती हैं 3. गारंटी में पार्टी कितनी होती हैं? 3. पहले एक बार पार्टी सीख लो, फिर एक एग्जांपल देता हूं. तो 3 होती हैं. ऑब्वियसली एक तो भैया कौन होगा? द पर्सन हु इज ग्रांटिंग द लोन इज द क्रेडिटर. मान लो ये ए, ये बी, ये सी. ए लोन दे रहा है बी को, ए लोन दे रहा है बी को, तो ए बी का क्रेडिटर बन गया क्योंकि आगे चल के पैसे मांगेगा. सो ही इज द क्रेडिटर. सो एक पार्टी तो होगी, और देखो उधार की बात है तभी गारंटी की बात है. सो अ पर्सन हु इज ग्रांटिंग द लोन इज द क्रेडिटर. खत्म. द पर्सन टू हुम द लोन इज ग्रांटेड इज नोन एज डेटर. उसको हम प्रिंसिपल डेटर बोलते हैं. तो यहाँ पे बी क्या बन गया? जिसको लोन मिल रहा है ही इज प्रिंसिपल डेटर. सर इसको डेटर क्यों बुला रहे हो? क्योंकि इससे पैसा आना है. डेटर से पैसा आता है, क्रेडिटर को पैसा देना होता है. सो जो पैसा लेता है उसको हम प्रिंसिपल डेटर बुलाते हैं, क्योंकि अब इसको पैसे वापस करने पड़ेंगे. जिससे पैसा लिया वो आपका क्रेडिटर बन गया. अच्छा, पीछे द पर्सन हु इज गिविंग गारंटी इज कॉल्ड श्योरिटी और गारंटर और फेवर्ड डेटर. आप इसको एमसीक्यू की तरह याद रख सकते हो. जो गारंटी देता है उसको श्योरिटी बुलाते हैं, गारंटर भी बोल सकते हो, या फिर जो डेटर को फेवर कर रहा है, जो डेटर को फेवर कर रहा है. तो यहां पे सी डेटर को फेवर कर रहा है, वो बोल रहा है ए को कि ए भैया बी को पैसे दे दो. कल अगर बी ने पैसे नहीं दिए ना तो मैं देखूंगा कि बी आपको पैसे दे, और अगर फिर भी बी आपको पैसे नहीं देता ना तो मैं आपको पैसे वापस करूंगा, बट आपको आपका पैसा मिलेगा. दिस इज व्हाट इज अ फेवर्ड डेटर. तो आप कहीं ना कहीं डेटर को फेवर कर रहे हो. सही बात है. ये 3 चीजें बेटा एमसीक्यू हो सकता है. दैट गारंटर इज ऑल्सो नोन एज व्हाट. तो ये भी हो गया. नाउ try to see
इन केस ऑफ गारंटी दो तरीके की लाइबिलिटीज बनती हैं, एक होती है प्राइमरी लाइबिलिटी और एक होती है सेकेंडरी लाइबिलिटी। अच्छा अब देखो प्राइमरी और सेकेंडरी बच्चे कुछ भी ऐसा टफ नहीं है ना सीखने में, देखना 1 मिनट में सिखाता हूं। ये देखो, ये ए, ये बी, ये सी। ए ने बी को लोन दिया तो ए क्या बन गया सर, ए ने बी को लोन दिया, मतलब अब ए पैसे मांगने वाला है आगे चल के, तो वो क्रेडिटर बन जाएगा। सर बी को लोन मिला मतलब आगे चल के उससे पैसे आएंगे, तो सर वो डेटर बन जाएगा। डेटर को हम क्या बोलते हैं बच्चे, प्रिंसिपल डेटर बोलते हैं। सर बी की क्रेडिबिलिटी के बिहाफ पे सी ने गारंटी दी है ए को, सी ने क्या दी है, गारंटी दी है, तो वो गारंटर बन जाएगा या श्योरिटी बन जाएगा या फेवर्ड डेटर बन जाएगा, जो भी आप बोलो। अब प्राइमरीली उधारी किसने दी, ए ने, किसको दी, बी को, तो प्राइमरी लाइबिलिटी पे करने की किसकी है सर, प्राइमरी लाइबिलिटी तो बी की होगी ना कि आप टाइम पे पेमेंट कर दो। पर अगर बी ने पेमेंट नहीं किया, ये भाग गया, तो किसके ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगी सर, सी के ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगी। तो देख लो, ये तो लिखा है प्राइमरी लाइबिलिटी विल बी ऑफ द प्रिंसिपल डेटर एंड सेकेंडरी लाइबिलिटी गोज टू द श्योरिटी। ये लो समाप्त हो गई बात, इतनी सी बात थी, खत्म हो गई, सिंपल था। अच्छा सर गारंटी में आपने हमको 3 पार्टीज सिखा दी, क्रेडिटर, डेटर, श्योरिटी, पर इंडेमनिटी में कितनी पार्टीज होती है सर, 2 ही होती है। सर पर गारंटी कहां आता है और इंडेमनिटी क्या आता है, क्योंकि दोनों में ही हम लॉस ही तो सही कर रहे हैं। नहीं बच्चे, दोनों में तुम लॉस सही नहीं कर रहे हो। अब लेट्स से अभी है ना, मेरे को एक नई कार पसंद आई है, इंशाल्लाह जब आपका एग्जीक्यूटिव का बैच अपन स्टार्ट कर रहे होंगे ना, तब अपन लेंगे। एक क्या है ना, मेरे को एक होम पर्पस कार चाहिए, तो मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे को अभी ना एक टाटा की हैरियर बड़ी पसंद आई है। ठीक है, टाटा हैरियर मेरे को जो चाहिए वो वेरिएंट है 22 लाख का। अच्छा, माई लव फॉर कार्स इज इटर्नल, मुझे बहुत पसंद है कार्स, पर भगवान को मेरी शक्ल पसंद नहीं है और उन्होंने मुझे पैसों से नहीं नवाजा। उन्होंने बस मुझसे एक सोच दी है कि बेटा सोचने का पैसा थोड़ी लगता है, सोच लो। अब 22 लाख की गाड़ी लेनी है, मेरे पास 5 लाख रुपया पड़ा है, मेरे पास 5 लाख रुपया पड़ा है जो मैं डाउन पेमेंट दे दूंगा, तो मुझे 17 लाख का लोन चाहिए, 17 लाख का लोन चाहिए। बैंक के पास गया मैं कहा एक्सिस तुम कहाँ हो, मुझे 17 लाख का लोन चाहिए, आई प्रॉमिस मैं वापस कर दूंगा, तो 17 लाख का लोन चाहिए मुझे। एक्सिस ने कहा भाई तेरी आवाज़ में मज़ा नहीं आ रहा और तेरी शक्ल में तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा और तेरे रिटर्न्स में तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा, चल दे देंगे देखो 17 लाख का लोन, पर भाई तू कल भाग गया ये गाड़ी लेके, भागते भी तेज है, हमको पैसा कौन देगा। मैं कहा आपको मेरी ज़ुबान पे भरोसा नहीं है। तो एक्सिस ने मुझसे पूछा चिराग क्या तेरी ज़ुबान पे भरोसा किया जा सकता है, तो मैंने कहा क्या करना होगा बताइए। तो उन्होंने कहा यार एक हमको कोई गारंटर दे दे, तो ऑब्वियसली मेरे जीवन में अगर कोई समस्या आती है तो मेरा तारक मेहता तो विकास वोरा ही है, तो विकास वोरा को मैंने गारंटर बनाया। विकास वोरा ने एक्सिस को बोला आप तो लोन दो, मैं देखता हूं कि चिराग आपको पे करे, और अगर चिराग पे नहीं करेगा ना तो मैं आपको पे करूंगा टाटा हैरियर के लिए रिमेनिंग पैसा जितना भी होगा। आगे चिराग और मैं देखते रहेंगे जो भी करना है, सही बात है। ये होता है गारंटी। तो गारंटी में एक्चुअली सेकेंडरी लाइबिलिटी हो जाती है अपने गारंटर की, जबकि इंडेमनिटी में डायरेक्ट 2 ही पार्टीज होती हैं, ए बी, इंडेमनिफायर एंड इंडेमनिटी होल्डर। ये डायरेक्ट इसको अश्योर करता है कि तू तो चला गाड़ी, कल लॉस हुआ ना, प्राइमरी लाइबिलिटी मेरी है, मैं ही देगा पैसा, तू टेंशन मत ले, तेरे को कुछ नहीं देने का। दैट्स इंश्योरेंस, दैट इज इंडेमनिटी। डू यू गेट द बेसिक डिफरेंस अबाउट दिस? एंड इवन इफ यू डोंट गेट इट, हमने इंडेमनिटी गारंटी को आगे एग्जीक्यूटिव में वापस से बहुत डिटेल में पढ़ना है, पर यहां नहीं है तो क्यों अपने आप को बग कर रहे हो एग्जाम्स पास में। ठीक है सर, समझ में आ गया, आप इतना प्यार से कह रहे हो ना, इसलिए मान लेते हैं। अब एक बार डेफिनेशन पढ़ लेंगे। So a contract to perform the obligation or to discharge the liability of the third party in case of default is called guarantee. So if you see, आप लोगों ने जब promise indemnity की बात करी तो एक promise था कि मैं तेरे को कोई भी नुकसान हुआ तो बचाऊंगा, जबकि गारंटी तब अराइज होती है जब कोई डिफॉल्ट होता है जिसके बिहाफ पे आपने गारंटी दी है उसके द्वारा। खत्म। सर 2 तरीके की गारंटीज होती हैं, एक होती है कंटिन्यूइंग गारंटी और दूसरी होती है स्पेसिफिक गारंटी। मैं आपको समझाता हूं भाई कंटिन्यूइंग स्पेसिफिक क्या होता है। ए जी, बी भी, सी भी, ए ने बी को लोन दिया, ठीक है, 17 लाख का, और सी ने ए को बोला है कि कल अगर बी ने पैसे नहीं दिए तो मैं आपको दूंगा। खत्म हो गई बात। बी ने, प्लीज समझना, बी ने ए को
एक और लोन अप्लाई किया है 10 लाख का और ए ने वो भी दिया है। इसमें सी ने कुछ भी नहीं बोला, इसमें सी ने कुछ भी नहीं बोला। बी टाइम टू टाइम इस लोन की किस्त भर रहा है, पर बी ने ये वाले लोन में गलती कर दी, जो लोन 2 है ना, इसमें गलती कर दी। अब बच्चे मेरे को एक बात बताओ, ये जो लोन 2 में गलती करी, क्या इसके लिए बैंक बोल सकती है कि विकास वैसे भी तूने बी के लिए गारंटी दी है तो इस वाले लोन का भी गारंटी दे दे, तू पेमेंट कर? तो यहां पे सी बोल रहा है भैया मैंने स्पेसिफिक गारंटी दी है, मैंने सिर्फ इस लोन के लिए गारंटी दी थी, मैंने सिर्फ इस लोन के लिए गारंटी दी थी, विच एक्सटेंड्स टू अ सिंगल ट्रांजैक्शन। समझ में आ गया? दूसरी गारंटी कौन सी थी बेटा? कंटिन्यूइंग गारंटी। कंटिन्यूइंग गारंटी का मतलब क्या हो गया ना, मैं बैंक के पास गया, मैं बैंक के पास गया, मैं कहा भैया लोन चाहिए, घर खरीदना है, पर मेरे को लोन स्लैब्स में उठाना है, मेरे को लोन स्लैब्स में उठाना है, स्लोली स्लोली उठाऊंगा, एज एंड व्हेन जब बिल्डर मांगेगा तब आपसे पैसा लेता रहूंगा। तो बैंक ने मेरे को मेरी शक्ल देख के 1 करोड़ का लोन स्लैब्स में अलाउ कर दिया। अब समझना, विकास सर ने बैंक को गारंटी दे रखी है कि भैया जितना भी लोन उठाए मैं पीछे गारंटर हूं। तो मैंने एक बार 20 लाख उठाया, तो इसके लिए भी विकास सर गारंटर है। फिर मैंने 20 लाख उठाया, तो इसके लिए भी विकास सर गारंटर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस बार कंटिन्यूइंग गारंटी दी है विच एक्सटेंड्स टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस। वेरी सिंपल, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। खत्म हो गई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। लो भैया क्या था इसके अंदर। अब अपन बढ़ रहे हैं लास्ट चीज के अंदर, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। मैंने गलती से ऊपर इंश्योरेंस लिख दिया था यहाँ पे, इट वॉज नॉट इंश्योरेंस, ठीक है, इट वॉज एजेंसी। लास्ट चीज अपने को पढ़नी है एजेंसी। सो वी आर अबाउट टू गेट डन। वेरी सिंपल, वेरी नॉर्मल। गारंटी और इंडेमनिटी में एक क्वेश्चन आने का चांस है। आई डाउट कि एजेंसी के ऊपर क्वेश्चन आना चाहिए, बट अगेन तैयार तो हम वैसे ही करेंगे। व्हाट इज एन एजेंसी? व्हाट इज एन एजेंसी? अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू। अच्छा देखो, एजेंसी का मतलब क्या होता है। आई वॉन्ट टू मेक यू राइट अ लाइन। आप एक लाइन लिखो यार, एक सेकेंड है यार, एक फोन आ रहा है, जस्ट डू इट। हाँ जी, मैं क्या बोला था, एजेंसी। लो भैया, एजेंसी में एक छोटी सी लाइन लिख लो यार। ही हु डज समथिंग विद द हेल्प ऑफ अनदर, he who does something with the help of another is said to have done it by himself, is said to have done it by himself. अब एजेंट कौन होता है? देखो, एजेंसी के अंदर है ना, मैं आपको बता रहा हूं कि 2 ही एमसीक्यूज बनते हैं एजेंसी के अंदर। एजेंसी के अंदर होती है 2 पार्टीज। एजेंसी के अंदर होती है 2 पार्टीज। एक होता है प्रिंसिपल और बच्चे दूसरा होता है एजेंट। 1 प्रिंसिपल एंड द सेकेंड इज एजेंट। सो ये 1 पार्ट इज डन। दैट एजेंसी में 2 पार्टीज होती है। सेकेंड, अब एजेंसी में 2 पार्टीज होती है, दिस इज गुड। याद रखना, एजेंसी में कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती है। यानी कि अगर एक एजेंसी बनाई जाए जिसमें कंसिडरेशन नहीं है, तब भी वो एजेंसी वैलिड मानी जाएगी, तब भी वो एजेंसी वैलिड मानी जाएगी। ये भी एकदम क्लियर है। अब देखो भैया, ये ए क्यों, अपन अपने घर का एग्जांपल देंगे भैया। ये चिराग है, चिराग के पास, मतलब भगवान करे ऐसा कि कोई दिन आए, उदयपुर में एक छोटा सा प्लॉट है विच इज ऑफ 1000 स्क्वायर फीट, विच इज ऑफ 1000 स्क्वायर फीट, वेरी स्मॉल, वेरी लिटिल फ्लैट प्लॉट, एंड चिराग वांट्स टू सेल इट।
अभी चिराग कोई कस्टमर का फोन है एंड ही इज विलिंग टू बाय दिस एट 1 CR. ही इज विलिंग टू बाय दिस एट 1 CR. सो नाउ द क्वेश्चन अराइव्स. यहाँ पे हमारे सामने एक क्वेश्चन क्या आ रहा है, आपने समझना है दैट हाउ विल चिराग actually physically go over there, actually physically go over there. How am I supposed to physically go over there, and how do I need, मतलब how do I get this chance कि मैं वहाँ पे physically जाऊँ और वहाँ जाके एक साइन करूँ. मैंने कहा यार सारे डॉक्यूमेंटेशन कौन करेगा, तो मैंने क्या किया, चिराग ने अपने पापा को एक डॉक्यूमेंट साइन करके भेज दिया कि पापा यू आर माई एजेंट, और आप वहां पे सेलिंग करते वक्त सेल डीड पे साइन कर दीजिए. आपका साइन मतलब मेरा साइन. कैन माई फादर बिकम माई एजेंट. आपने कहा जी सर आपके पापा आपके एजेंट ही हुए ना यहाँ पे. अब एक बात बताओ कि मेरे पापा मुझसे कमीशन मांगे, बेटा 1 करोड़ का फ्लैट गया 1 लाख तो चाहिए, ऐसा तो करने से रहे, मतलब मैं पापा को डिसोन कर दूंगा, ठीक है ना. तो ऐसा तो होगा नहीं, पापा मुझसे कमीशन मांगेंगे, पर क्या फिर भी हमारी एजेंसी वैलिड है. तो इसीलिए कहते हैं बच्चों एजेंसी में कंसिडरेशन जरूरी नहीं है. हो तो अच्छी बात है, नहीं भी चलता है. अच्छा अब एक बात बताओ, साइन पापा कर रहे हैं, बोल वो रहे हैं पर शब्द हमारे हैं. तो साइन पापा कर रहे हैं पर माना क्या जा रहा है कि साइन कौन कर रहा है, चिराग. तो मेरा ये लाइन पढ़ो, ही हु डज समथिंग विद द हेल्प ऑफ अनदर इज सेड टू हैव डन इट बाय हिमसेल्फ. बस यही है एजेंसी, और कुछ नहीं है. देख लेते हैं. सो अ पर्सन employed to do any act for another person or to represent another in the dealing with third person is known as an agent. तो जो कब मेरे बिहाफ पे जाके वहाँ साइन कर रहा है, मेरे बिहाफ पे कुछ बोल रहा है, वो मेरा एजेंट है. वो जो बोल रहा है हम क्या मानते हैं, हम ही बोल रहे हैं ना. अच्छा एक बात बताओ, आप यस में, मतलब आई रियली विश ऐसा हो किस दिन जल्दी वापस. आपने यस ज्वाइन किया फिजिकल क्लासेस के लिए, सर अब तो धमाल से पढ़ेंगे, कोरोना वोरोना सब खत्म हो गया, हम वी ऑल आर लर्निंग टुगेदर. एंड वाइल वी आर लर्निंग टुगेदर, तो देयर कम्स अ पॉइंट इन फ्रंट ऑफ यू कि आपको क्लास ने बोला कि सर आपको फीस पे करनी पड़ेगी. आपने कहा सर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं. आप गए ऑफिस में जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव बैठा है फीस वो ले रहा है, बट एक्चुअली जाओ विकास सर के पास रही है, जाओ मेरे पास रही है. सो कल अगर वो फीस लेके भाग गया तो आप क्या बोलोगे, सर हमको क्या करना, हमने उसको फीस दी, इसका मतलब हमने तो यस को फीस दे दी ना, वो भाग गया, आप जानो और वो जाने. ही यस अकेडमी, ही हु डज समथिंग विद द हेल्प ऑफ अदर, जो हमारा एडमिन डिपार्टमेंट है, इज सेट टू डू इट बाय हिमसेल्फ. हम ये मानते कि वो यस अकेडमी ही ये काम कर रहा है. दैट्स इट, दिस इज एजेंसी, खत्म. हमारी जिम्मेदारी है. सो पर्सन हुम ही एक्ट्स इज नोन एज प्रिंसिपल. जिसके बिहाफ पे आप काम कर रहे हो वो कौन होता है, प्रिंसिपल होता है. यार माय लैपटॉप हैज स्टार्टेड अगेन विद द हैंगिंग प्रॉब्लम. व्हाई डू यू हैंग सो मच बेबी? Is there any problem? Do you want to get replaced? हाँ, my students are learning ना. चेंज कर दूंगा कुत्ते तुझे. नहीं सुन रहा है, कोई बात नहीं, आप तो सुन रहे हो. नहीं सुन रहा यार. सो रिलेशन बिटवीन एजेंट एंड प्रिंसिपल इज नोन एज एजेंसी. रिलेशन बिटवीन एजेंट एंड प्रिंसिपल इज नोन एज एजेंसी. अब एक सेकेंड यार, मैं इसको एक बार बंद करके चालू करता हूँ. अरे कहाँ पहुँच गए रे?
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी यहां तक हो गया था. So relation between agent and principal is known as agency. So now essentials of an agency. While we're talking about essentials of an agency, तो क्या होना चाहिए? मैंने कहा था कंसिडरेशन असेंशियल नहीं होता है, इस बात को प्लीज गांठ बांध के याद रखना. There should be an agreement between the principal and the agent. बस प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में अग्रीमेंट होना चाहिए. अग्रीमेंट इज नॉट नेसेसरी इन राइटिंग और एक्सप्रेस, किसी भी तरीके से अग्रीमेंट हो सकता है. दैट मीन्स एक इम्प्लाइड एजेंसी भी होती है, बताऊंगा अभी कैसे होती है वो. सो प्लीज यहां पे लिख के रख लो, देयर कैन बी इम्प्लाइड एजेंसी एज वेल. देयर कैन बी इम्प्लाइड एजेंसी एज वेल. ठीक है भैया. सो एजेंट मस्ट हैव इंटेंशन टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल. एनी पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज एन एजेंट. इवन माइनर और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कैन बी अपॉइंटेड एज एन एजेंट. बिग टाइम एमसीक्यू, बिग टाइम एमसीक्यू. एनीवन कैन बी योर एजेंट. यही स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट फीचर है, होता नहीं है पर सिर्फ बताने की बात है. सो मोड्स ऑफ क्रिएटिंग एजेंसी. वन इज एक्सप्रेस एजेंसी. इसके अंदर सिर्फ लिख लो बाय यूजिंग ऑफ वर्ड्स. मैंने आपको ये ऑलरेडी पढ़ा है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. सो नाउ ओरली बोलो इन राइटिंग बोलो फर्क नहीं पड़ता. दैट्स एक्सप्रेस एजेंसी. मैंने लिख के दे दिया तेरा ये राइट है, मैंने लिख के दे दिया तेरे पास ये करना है, मैंने बोल के दे दिया कि तेरे को ये करना है, बात खत्म. दिस इज एक्सप्रेस एजेंसी. जल्दी से रीड मार लो. बस याद रखना कहाँ जरूरत, अगर राइटिंग कंपलसरी है तो ही, बाकी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एजेंसी को कंपलसरी नहीं करता राइटिंग में. Now, a contract of agency may be made orally or in writing. The usual form of written contract of agency is the power of attorney. मैंने अभी पापा को power of attorney भेजी ना मेरी, which gives him the authority to act on behalf of his principal in accordance with the terms and conditions therein. In an agency created to transfer immovable property. ये देखो मैंने मेरे पापा को immovable property, मेरी plot immovable property थी ना, मैंने उनको एक पावर ऑफ अटर्नी साइन करके भेजी. द पावर ऑफ अटर्नी मस्ट बी रजिस्टर्ड. बस इसमें याद रखना ये एमसीक्यू है कि अगर एक इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए आप लोगों ने एक एजेंसी एग्रीमेंट बनाया है तो ये रजिस्टर्ड होना चाहिए. मतलब ये इन राइटिंग भी होना चाहिए और रजिस्टर भी होना चाहिए. अ पावर ऑफ अटर्नी मे बी जनरल गिविंग सेवरल पावर्स टू द एजेंट और स्पेशल गिविंग द एजेंट ओनली टू डू अ सिंगल एक्ट. मैंने मेरे पापा को सिर्फ एक प्लॉट के रिलेटेड एक स्पेसिफिक पावर ऑफ अटर्नी बना के दी थी. सेकेंडली, मैं एक जनरल पावर ऑफ अटर्नी बना सकता हूं कि उदयपुर में रिलेटेड मेरी जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज हैं उसके लिए पापा ही देखते हैं, पापा का साइन इज माय साइन. सो दैट्स अ जनरल पावर ऑफ अटर्नी. या फिर मैंने बोला उदयपुर में जो हिरनमगरी में जो उस वाली जगह पे मेरा प्लॉट है उसके लिए पापा के पास पावर है, बाकी सबके लिए पापा के पास पावर नहीं है. सो अगर उनको सिर्फ स्पेसिफिक एक्ट करने का पावर दिया तो दैट्स अ स्पेसिफिक पावर ऑफ अटर्नी. और अगर मैंने उनको जनरली जो हर कोई काम मेरे बिहाफ पे उदयपुर में कर सकते हैं उसके लिए अगर उनको पावर दिया तो दैट बिकम्स अ जनरल पावर ऑफ अटर्नी. Next up is your implied agency. So they arise by conduct. What is implied agency? It is by conduct. No, now let's make an example for this. बहुत ही सिंपल है. विकास सर, let's go in a parallel world. Let's go in a parallel world जहाँ पे हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें कुछ नहीं आता, हम तो भाई गांव देसी हैं, काम वाम कर रहे हैं. और हरीश सर बहुत बड़े साहूकार है. एंड लेट्स मेक अ स्टोरी. सो 4 कैरेक्टर्स देते हैं यहाँ पे. मुस्कान मैम, हरीश सर, विकास सर और मैं. आई एम कूल वहाँ पे भी. दैट कांट बी चेंज प्लीज. सो यस, तो मुस्कान मैम सब्जियाँ बेचती हैं. वाह, हाँ जी ठीक है, चलिए बच्चे आप लोग मैं सब्जियाँ देती हूँ. ठीक है, सब्जियाँ बहुत सारी भर भर के देंगी, ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ बेचती मैम. और हरीश सर वहाँ पे सिर्फ सब्जियाँ खाते हैं और उनको दिन में बहुत सब्जियां लगती है, वो बेचता भी आगे. हरीश सर एक रिटेलर हैं और मैम होलसेलर हैं. तो मैम के पास ऑर्डर है, हरीश सर ने कुछ 50,000 की सब्जियां मंगाई हैं. विकास सर एक दरुए ड्राइवर है, जो मतलब मैं निकला गड्डी लेके वाले टाइप से. तो विकास सर ने ट्रक उठाया, सामान लोड किया. मैम ने कहा हाँ जी ठीक है, अच्छे से पहुंचा देना. हरीश सर ने कहा मैं वहाँ वेट कर रहा हूँ, आ जाओ. सब्जियां यहाँ से वहाँ जाने के लिए रास्ते में 110 किलोमीटर का रास्ता है. विकास सर हाईवे पे रुके, एक पौवा उठाया, एक डाउन, दूसरा पौवा उठाया, दूसरा डाउन, तीसरा पौवा उठाया, तीसरा डाउन. ऐसे पीते पीते 7-8 पी गए. और उसके बाद धुमता घूमने लगा इधर उधर, भूल ही गया. गाड़ी रिवर्स घेर में चलाता हुआ ले जा रहा था उल्टी. भगा रहा है, भम
गाड़ी खड्डे में गिर गई। विकास सर तो सोए हुए थे गाड़ी के अंदर आराम से, सब्जियां बाहर गिरी हुई थी। मैं एज अ कूल मैन वहाँ से निकल रहा था। मैंने कहा ओ माय गॉड, इतनी सारी सब्जियां खराब हो जाएंगी। मैंने कहा देखो ये आदमी तो बहुत पिया हुआ है, ये तो उठेगा नहीं इस ट्रक में। इसको मैंने आराम से तकिया लगा के सुला दिया। पर मैं कहा मैं दिल का बड़ा साफ हूँ वहाँ भी, तो मैंने वहाँ पे बाहर ही कपड़ा लगाया, बैठ गया और सारी सब्जियां बेचना चालू कर दी रोड पे। सारी की सारी सब्जियां बेच दी, सब 40,000 में बेची मैंने सब्जियां। अगले दिन विकास सर उठे, बोलो अरे मेरी सब्जियां कहाँ गई। मैं कहा भैया एक दिन में सब्जियां खराब हो जाती और आप अब उठे हो, आपके भले के लिए ये पकड़ो, मैंने 40,000 रुपये में आपकी सारी सब्जियां बेच दी हैं। विकास सर ने कहा देव मानस है तुम्हें, देव मानस। अब यहाँ पे एक्चुअली मैंने विकास सर के बिहाफ पे तो काम किया, मैंने एज एन एजेंट ही तो काम किया, और कोई वर्ड्स नहीं थे, कुछ बोलना नहीं था, इम्प्लाइड था, करना ही था, कर दिया। सर एक और एग्जांपल दो ना इम्प्लाइड का। ठीक है, मैंने एक हॉर्स सेंड किया पुणे से उदयपुर। पापा बोले यार अब घूमना है तो थोड़ा शाही महाराजाओं की तरह। मेरे को नहीं पता था वो रोल्स रॉयस मांग रहे हैं, मेरे को लगा घोड़ा मांग रहे हैं, तो मैंने घोड़ा भेज दिया। तो पापा भूल गए घोड़ा लेने जाना, तो मालगाड़ी में मेरा घोड़ा गधेड़े की तरह बैठा हुआ था। अच्छा एक सेकंड रुकिएगा, मेरी है ना उसकी कैमरा की बैटरी लो है, तो वील स्टार्टेड अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। पहले इसको यहीं रोक देते हैं, मैं इसके आगे आपको नेक्स्ट जगह बताता हूँ। तो इस लेक्चर में बैठने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह बने रहिएगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।